Welcome back, students. This is Dr. Anubha Sharma, and today's our topic is biomolecule. It's under unit number 2, cell as a unit of life. So let's begin. So first of all, we should know what is biomolecules. So biomolecules are the organic compounds which form the basis of life. Life के लिए जितने भी organic molecules, smallest unit जो जरूरी है वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं. सो दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ. ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स बिल्ड अप लिविंग सिस्टम एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड ऑफ के बायोमोलिक्यूल्स मिलकर ही उसके बाद अदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस के लिए. सो बायोमोलिक्यूल्स बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. राइट. नेक्स्ट, लिविंग सिस्टम इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल. ये हम लास्ट यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि जितने भी नॉन लिविंग एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले मिलकर कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, कुछ नॉर्मल क्रिस्टल्स भी बनाते हैं, और जब वो एक सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विद इन अ लिविंग सेल, दैट टाइम वी कॉल देम बायोमोलिक्यूल्स. है ना. सो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर अर्थ क्रस्ट. लेकिन अर्थ क्रस्ट में सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसका जो परसेंटेज है वो किसी भी लिविंग सिस्टम से या किसी भी लिविंग सेल से कम होता है. तो जो हमारा क्लोज एग्जामिनेशन करने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है विद रेस्पेक्टिव टू अदर ऑर्गेनिक लिविंग सिस्टम, अर्थ क्रस्ट में इट्स परसेंटेज इज ओनली 0.03%. अर्थ क्रस्ट में ये 0.03% प्रेजेंट है, जबकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 18.5%. ठीक है. तो ये किसी भी लिविंग सेल में ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के ही मिलकर बने हुए हैं. इससे हमें एक तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है. एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स अगर वो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर जा रहे हैं तो पहले वो ऑर्गेनेलीज, देन सेल, देन टिश्यू एंड देन ऑर्गन एंड लिविंग सिस्टम इस फॉर्म में, हियरार्की की फॉर्म में अपना रोल प्ले करते हैं. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. सो जो लिविंग सेल है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है. लिविंग सिस्टम या लिविंग सेल डिफरेंट काइंड के कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से ही मिलकर बने हुए हैं. और ये बायोमोलिक्यूल्स फिर क्या होंगे. ये होंगे, इट मे बी कार्बोहाइड्रेट, इट मे बी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, lipids. These are the examples of different kind of biomolecules, and these are also known as macromolecule क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, जिसका डिस्कशन अभी हमने किया. मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स. तो ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करके वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को आगे बढ़ाते हैं. इसके अलावा कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल सॉल्ट, वाइटामिन्स. इनका भी किसी भी लिविंग सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है. द बेसिस एंड एसेंशियल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ आर बायोमोलिक्यूल्स. दे फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ. दे आर वेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बाय नेचर. ओके. चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. So we can categorize biomolecules into two different categories. They may be simple molecule or complex molecule. Simple molecules like carbon dioxide and water. Complex molecule like protein, DNA, RNA. Or we can categorize biomolecule into two different categories. वो जिसमें organic compounds यानी कि कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, और जिसमें कार्बन के अलावा बाकी कंपोनेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे. तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में या कंपाउंड्स में कौन कौन से आएंगे. दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड. दीज आर अंडर दिस कैटेगरी. इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कौन से आएंगे. वाटर आ जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स जैसे कि आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, ये सारी चीजें, और सॉल्ट जैसे सोडियम, क्लोरीन, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक
कंपाउंड्स कहलाते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो बायोमोलिक्यूल, जो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनको अकॉर्डिंग टू देयर साइज वी कैन कैटेगराइज इनटू टू डिफरेंट कैटेगरी। फर्स्ट इज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड अनदर वन इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जो माइक्रोमोलिक्यूल है, ये नाम ही अपने आप में बता रहा है कि इसका साइज छोटा है। सो द साइज इज 18 to 800 डाल्टन। माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो साइज है 18 to 800 डाल्टन की रेंज में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे वो माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जबकि जिस मॉलिक्यूल का साइज इज मोर देन 1000 डाल्टन, वो सारे के सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आएंगे। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बायो macromolecules? These are amino acids, nucleotide, monosaccharides and lipids. While under this category macromolecule, देखिए यहाँ पर हमने अमीनो एसिड लिखा है, और अमीनो एसिड किसकी मोनोमर यूनिट होती है? ये होती है प्रोटीन की मोनोमर यूनिट। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल हो गया, और उसकी जो मोनोमर यूनिट है अमीनो एसिड, वो माइक्रोमोलिक्यूल होगी। ऐसे ही डीएनए एंड आरएनए, ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसकी मोनोमर यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, वो माइक्रोमोलिक्यूल है, जबकि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली पॉलीसैकेराइड्स, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो अब दो कैटेगरी में तो बायोमोलिक्यूल्स को डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू देयर वेट। ठीक है, लेकिन अब इनको अगर स्टडी करना है तो इनको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में इनको सेपरेट आउट करने का एक मेथड दिया हुआ है जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, और जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएंगे और कौन कौन से हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इन एनसीईआरटी बुक, वहां पर एक पर्टिकुलर जार में, लाइक इफ दिस इज अ पेट्री डिश कह लीजिए या जो भी जार है, इसमें अगर हम एक लिविंग टिश्यू, दिस लिविंग टिश्यू कोई भी आप ले सकते हैं, लीफ ले लें या लिवर सेल का छोटा सा पीस ले लें, उसको अगर किसी एक पर्टिकुलर एसिड, विच इज यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अगर यहाँ पर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाल दें, ये सॉल्यूशन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और इसमें इसको डालकर मोटर एंड पिस्टल से अच्छे से पीस लें। ठीक है, पीस की इसका एकदम पेस्ट अगर जब फाइनली बना लिया जाएगा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एक थिक स्लरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो जब ये एक थिक स्लरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इस पर्टिकुलर स्लरी को अगर हम छान लें एक दूसरे जार में, और इसके ऊपर अगर हम मसलिन क्लॉथ लगा दें इस तरीके से, तो कुछ पार्ट तो इस पेस्ट का नीचे आ जाएगा, ठीक है, और कुछ यहीं पर रह जाएगा, राइट। जैसे कि जब हम चाय को छानते हैं, चाय घर में बनती है, चाय को छानते हैं तो चाय तो नीचे आ जाती है, लेकिन चाय की पत्ती ऊपर ही रह जाती है ना, स्ट्रेनर में रह जाती है। तो जो नीचे नीचे पार्ट आ जाएगा, जो इस पर्टिकुलर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा और जो नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट। और जो ऊपर रह जाएगा, दिस वन इज नोन एज रिटेंटेट। इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड। तो जो एसिड सोल्युबल पार्ट होगा, एसिड सोल्युबल पार्ट होगा, वो आएगा नीचे हमारे जार में, एंड दैट इज नोन एज एसिड सोल्युबल पूल। इसको हम, इस फिल्ट्रेट को क्या नाम देंगे? या तो फिल्ट्रेट कहेंगे या एसिड सोल्युबल पूल। और जितने भी छोटे साइज के जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, वो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो फिल्टर आउट होके यहाँ पर आ जाएंगे, एंड दैट इज नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वाइल जो बड़े साइज के होंगे, जिनका जो वेट है वो मोर देन 1000 डाल्टन होगा, वो सारे के सारे ऊपर की तरफ मसलिन क्लॉथ में ऊपर की तरफ रह जाएंगे, और उनको बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। और
ऑब्वियसली वो सारे के सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड। बट देखिए यहाँ पर लिपिड भी मौजूद है, जबकि लिपिड हमने किस कैटेगरी में पढ़ा था? लिपिड हमने पढ़ा था माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में। लेकिन लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन ये फिल्ट्रेट में नहीं आता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये फिल्ट्रेट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कोई भी सेल है, जैसे हमने पेस्ट बनाना है, उस सेल की जो सेल वॉल है, वो सेल मेम्ब्रेन है, वो किससे मिलकर बनी हुई है? वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है ना? तो अगर ये कोई सेल है, अगर मैं यहाँ पर आपको एक सेल बना के दिखाऊं, ये कोई सेल है, इसके अंदर अपने बाकी जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट हैं, कहीं न्यूक्लियस है, कहीं और तरीके की माइटोकॉन्ड्रिया ये है। लेकिन जब इसे हम डालकर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में पीसेंगे मोटर एंड पेसल की हेल्प से, तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं से ये रप्चर हो जाएगी, पूरी की पूरी ये रप्चर हो गई। जैसे यहाँ कहीं से रप्चर हो गई और जितना भी कंटेंट था वो कंटेंट बाहर आ गया, वो कंटेंट यहाँ पर बाहर आ गया। लेकिन ये जो थी वो सेल मेम्ब्रेन अपने मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट नहीं हुई, उसके फिर भी छोटे छोटे पार्ट्स थे, ठीक है। और आपको पता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो इस तरीके का, जिसमें पोलर हेड होता है एंड नॉन पोलर टेल होती है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो ये इनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, ये आपस में वैसे ही यूनाइटेड हैं। और जब इनके बीच में कोई बॉन्डिंग है नहीं, आपस में यूनाइटेड हैं, तो ये पूरी तरीके से डिसरप्ट होकर मोनोमर यूनिट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए इनके बड़े बड़े पार्ट होते हैं, ऑल्दो दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन फिर भी इनके बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं। एंड वो हैं फैट, फॉस्फोलिपिड्स हैं, लिपिड्स हैं ना। तो लिपिड है तो वो फिर से छोटी छोटी गोली की फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसी फिल्ट्रेट के ऊपर ही सस्पेंडेड रहते हैं। और जब वो छोटी छोटी गोली बना लेते हैं तो जो उसका फिल्टर साइज है, पोर साइज है, उसको ये क्रॉस नहीं करते। तो दैट्स वाई जो लिपिड है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन वो फिर भी फिल्ट्रेट में नहीं आता है। ये ऊपर वाले पार्ट में, रिटेंटेड वाले पार्ट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ रह जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि लिपिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, बट स्टिल ये आपको फिल्ट्रेट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अपनी बिल्कुल अलग अलग फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में मोनोमर यूनिट में टूटता ही नहीं है, ठीक है। ये आपस में कंबाइंड रहते हैं और फिर से छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, और ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं तो टोटल उनका साइज ज्यादा हो जाता है और वो फिल्टर आउट उस पोर से नहीं कर पाते हैं। आई होप ये आपको केमिकल एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो अब हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर। वाटर क्या है? वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है, क्योंकि इट इज अ मदर लिक्विड ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। इट इज वेरी वेरी इसेंशियल। जीवन के लिए पानी के बगैर तो जीवन होगा ही नहीं, है ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ ही वाटर में हुआ था। तो इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो टोटल वाटर कंटेंट है दैट इज अबाउट 70% ऑफ टोटल लीन बॉडी मास, while in plants it is about 70% to 90% of the total living matter, ठीक है। So what are the functions of water? Water act as a universal solvent. It used as a raw material for photosynthesis in plants. It helps in transpiration due to turgor pressure, right? As it maintains turgidity of cells and their organelles. Water used to transfer food material. हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हमारा ब्लड है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? उसमें भी वाटर है ना। वाटर कंटेंट तो हर बॉडी में है ना, 70% होता है। तो फूड मटेरियल जो ब्लड के साथ ट्रांसफर होता है वो भी वाटर, मेनली वाटर कंटेंट ही होता है। एंड मेंटेन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि वाटर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज योर मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? दीज आर अगेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस
These are also essential for the growth and maintenance of living organism. Those minerals which are essential for growth and survival of the organism, उनको हम essential minerals कहते हैं और essential elements कहते हैं, जो लाइफ के लिए जरूरी हैं. ऐसे तो मिनरल्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो लाइफ के लिए जरूरी हैं उन्हें essential elements कहा जाता है. We can further categorize these essential elements into two category. First is your macronutrients, another one is micronutrients. Macronutrients जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए ग्रोथ के लिए, लाइक कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर, these are known as macronutrients, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए. While some are under this category, micronutrients category, like iron, copper, cobalt, zinc, manganese, molybdenum, fluorine, iodine, selenium. These are the micronutrient category because we require this in a very very small amount. ठीक है? Okay. So now comes under the बायो माइक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी. अभी तो हमने इनऑर्गेनिक डिस्कस किया, वाटर डिस्कस किया एंड मिनरल डिस्कस किए. अब हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट. एंड कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, क्योंकि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ने वाले हैं, है ना. फिल्ट्रेट एक्सपेरिमेंट से जितने भी पार्ट नीचे आ गए थे, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट कैटेगरी में आएंगे. माइक्रोमोलिक्यूल्स न्यूट्रिएंट नहीं, सॉरी, माइक्रोमोलिक्यूल्स कैटेगरी में आएंगे. एंड जो कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है, दैट इज मोनोसैकेराइड, वो इस कैटेगरी में आता है. ठीक है. सो द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव द सिंपलर यूनिट ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड. वो कार्बोहाइड्रेट का मिनिमम साइज जो फर्दर और दो यूनिट्स में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ठीक है, उसको मोनोसैकेराइड कहा जाता है. और वी कैन कॉल देम सिंपल शुगर बिकॉज सम मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट. ये क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं. एंड मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर. दीज आर ऑल्सो नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, और इसीलिए इनको मोनोमर्स भी कहा जाता है. ठीक है. So these are usually, what are the basic quality? Colorless, water soluble. These are colorless, water soluble and crystalline solid. Contrary to their name, only some monosaccharides are sweet in taste. कुछ जो monosaccharide हैं वो sweet in taste होते हैं. Most monosaccharide have the formula CH2O, and some common examples are राइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. और अगर इससे भी कम वाला होगा, तो जिसमें 3 कार्बन हो, तो उसे हम बोलेंगे ट्रायोज. 4 वाले हैं तो टेट्राओज. राइबोज आपको पता होना चाहिए कि ये 5 कार्बन शुगर होती है, 5 कार्बन रिंग है इसकी. ग्लूकोज आपको पता है 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है. इसको हम अभी अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो मोनोसैकेराइड क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, इसीलिए इनको सिंपल शुगर करते हैं. एक बार फिर से हम दोबारा से रिवाइज करा रही हूं मैं आपको. दीज आर यूजुअली कलरलेस, वाटर सॉल्युबल, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड some monosaccharides have sweet in taste, and this is the general formula of any monosaccharide, CH2O. ठीक है. Okay. Now monosaccharides are the building blocks of disaccharide. Disaccharide कौन से हैं? जिसमें डाई मीन्स 2, जिसमें 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट लगी हुई हैं, वो डाइसैकेराइड कहलाएंगे. तो ये किसी भी डाइसैकेराइड का या किसी भी पॉलीसैकेराइड की बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि इनसे ही मिलकर बनेगा. अगर 2 हैं तो उन्हें हम डाइसैकेराइड कह देंगे, और 2 से ज्यादा हैं तो उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं. ठीक है. तो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं आपके सुक्रोज एंड लैक्टोज, वाइल पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं हमारे सेलुलोज एंड स्टार्च. ठीक है. तो ये एक डाइसैकेराइड है सुक्रोज, जिसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं. अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो सुक्रोज 2 मोनोमर यूनिट में टूट जाएगा. ठीक है. वो और कौन कौन सी यूनिट होंगी? दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मिलने से, हम अगर दूसरी तरीके से कहना चाहें तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मिलने से
सुक्रोज बनता है। यह सुक्रोज ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 2 मोनोमर यूनिट्स में, यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। ठीक है, दोनों बातें हम कह सकते हैं। सो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज प्ले, और ये जो ग्लूकोज है ये बहुत ही, क्योंकि एनर्जी के लिए ग्लूकोज ही चाहिए, एटीपी जनरेट होती है जब ग्लाइकोलिसिस होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्लूकोज ही हर सिस्टम में लगती है, जितनी भी हमारी साइकिल्स हैं। ठीक है, एटीपी जनरेट करने के लिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म जितनी भी चलती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए now come to the second category, that is oligosaccharide. Carbohydrate that yield 2 to 10 monosaccharide unit on hydrolysis is called oligosaccharide. अगर किसी भी 2 to 10 monosaccharide unit की कार्बोहाइड्रेट का अगर हाइड्रोलिसिस कराई जाए, ठीक है, और उसकी रेंज हो 2 to 10, तो उनको हम ओलिगोसैकेराइड कैटेगरी में रखते हैं। दे फर्दर क्लासिफाइड इनटू डाइसैकेराइड, जहां पर दो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, ट्राइसैकेराइड यहाँ 3 मिलेंगे, टेट्रासैकेराइड यहाँ 4 मिलेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से इनकी नेमिंग होती है। सो डाइसैकेराइड आर द मोस्ट कॉमन। ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं यानी वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें 2 मोनोमर यूनिट मिल रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट। और अगर हम डाइसैकेराइड लैक्टोज की करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस तो हमें कौन कौन सा मोनोमर मिल रहे हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वाइल विद दिस थर्ड कैटेगरी माल्टोज ओनली 2 ग्लूकोज, यानी दोनों जो मॉलिक्यूल होंगे वो ग्लूकोज के होंगे। तो इसमें हम तीनों रिएक्शंस में, डाइसैकेराइड में हम क्या देख रहे हैं कि जो 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं उनमें से एक तो ग्लूकोज ही है, दूसरा है जो सेपरेट आउट है। तो ये आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो ग्लूकोज के होते हैं, सुक्रोज में एक ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज है, लैक्टोज में एक ग्लूकोज है एंड अनदर वन इज गैलेक्टोज। नाउ बेस्ड ऑन द बिहेवियर टुवर्ड हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, इस चार्ट की फॉर्म में एक बार फिर से देख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या है, कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। इसका मिनिमम जो फॉर्मूला है वो है CH2O, जहां पर N यानी कि नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट शुड बी 3 to 7। ठीक है, और एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। ठीक है, एंड ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट यहाँ पर लगे हुए होने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C6H10O5। C6H10O5 ये जो फॉर्मूला है, इसकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 10 होनी चाहिए, तो वो ओलिगोसैकेराइड में आएगा। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सुक्रोज एंड माल्टोज। एंड पॉलीसैकेराइड यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये तो N जो है वो 100 to 3000 तक जा सकता है, बहुत हो सकते हैं। कितना हो सकता है, एंड 100 to 3000। C6H10O5 सेम जो ओलिगोसैकेराइड का है, अगर वो बहुत ज्यादा है 100 to 3000 है तो वो पॉलीसैकेराइड कैटेगरी में आएगा, लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, this is the another type of bio micromolecule, that is lipid. Lipid क्या है, these are generally, lipid यानी fat, these are generally water insoluble. Fat water में soluble कहाँ होता है, नहीं होता है। They could be a simple fatty acid. A fatty acid has a carboxylic group attached to a R group. ये देखिए, R group जो है वो कोई सिंपल मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और ज्यादा हो सकता है। देखिए, कोई भी फैटी एसिड यानी जिसमें एक तरफ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो और दूसरी तरफ केवल अगर मिथाइल है, अगर ये बीच वाला भी नहीं है, केवल मिथाइल ग्रुप है, तो वो आपका फैटी एसिड हो जाएगा, वहां आर ग्रुप होगा। ठीक है, और CH3 और COOH के बीच में कितने भी कार्बन आ जाएंगे, वो सारे के सारे उतने ही बड़े आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। लाइक इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ये जो मैंने पिक्चर आपको दिया हुआ है फॉर्मूले का, ये पामेटिक एसिड का फोटो है। ठीक है, पामेटिक एसिड कंटेन्स 16 कार्बन, तो एक कार्बन ये रहा 1, ये 14 लिखा हुआ है 15, एंड इंक्लूडिंग COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मिलकर 16 कार्बन है, इसलिए इसको पामेटिक एसिड कहते हैं। तो 1,
14, 15 and 16. ठीक है, palmitic acid contains 16 carbon including carboxylic carbon, while arachidonic acid contains 20 carbon including कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर अरेकिनोडिक एसिड में क्या होगा, ये CH2 में यहाँ पर लिखा होगा 19, सॉरी यहाँ लिखा होगा 18, ये 18, 19 एंड 20। ठीक है, ओके। सो फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कब होगा, जब उन दो कार्बन एटम के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होंगे, तब सैचुरेटेड होगा। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। बट जो सिंपल लिपिड होता है, वो जो सिंपलेस्ट लिपिड है दैट इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, ट्राईहाइड्रोक्सी तीनों कार्बन से 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट लिपिड क्या है, ग्लिसरॉल। सो मेनी लिपिड्स हैव ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बोथ। बहुत सारे लिपिड्स में एक तरफ ग्लिसरॉल लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ फैटी एसिड। ठीक है, हियर द फैटी एसिड आर फॉर्म्ड एस्टरिफिकेशन विद ग्लिसरॉल। तो एस्टरिफिकेशन के बाद ग्लिसरॉल के साथ जो एस्टरिफिकेशन होता है, जो बीच में बॉन्ड बनती है, उसके बाद वो बड़े साइज के लिपिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं और दैट टाइम वी कैन कॉल इट मोनोग्लिसराइड अगर एक मॉलिक्यूल है, डाइग्लिसराइड अगर 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, एंड ट्राइग्लिसराइड एंड सो ऑन। जितने ज्यादा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ वो एस्टरिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट, इनको फैट भी कहा जाता है, एंड ऑयल बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, इसीलिए विंटर्स में भी ऑयल कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना। और जबकि जैसे जो फैट होता है, प्योर फैट होता है, वो गर्मियों में लिक्विड होता है, लेकिन सर्दियों में वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑयल, यहाँ पर आपकी NCERT की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है जिंजेली ऑयल का। जिंजेली हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हेंस रिमेन्स ऑयल इन विंटर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया। जो लिपिड हैं उनके साथ फॉस्फोरस भी लगा हुआ होता है, वो फॉस्फोराइलेटेड भी होते हैं। तो फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, और ये फॉस्फोराइलेटेड लिपिड्स कौन से हैं, ये आपको अगर जब सेल का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, तो सेल मेम्ब्रेन में जो भी लिपिड लगे हुए थे वो सारे के सारे फॉस्फोराइलेटेड लिपिड होते हैं। ठीक है, उनके साथ फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ होता है। और ये जो देखिए, ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल, एंड सम टिश्यू, कुछ टिश्यूज में भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। यस, इन दिस स्लाइड फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दिस इज द लेसिथिन फॉस्फोलिपिड। ये आपको जनरलाइज स्ट्रक्चर याद करना है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये भी आपको याद करना है क्योंकि ये आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है। फॉस्फोलिपिड के केस में देखिए 1, 2, 3, ये 3 कार्बन ग्लिसरॉल और ये COOH और इसके साथ R ग्रुप लगा हुआ है। ये COO, इसका H निकल के यहाँ पर सेकेंड R ग्रुप लगा हुआ है, एंड दिस थर्ड कार्बन के साथ यहाँ फॉस्फोरस PH4 लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ CH2, CH2, N, C, C, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यस। अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सेम कार्बन। सेम कार्बन, और जिस कार्बन पर ये अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप लगा होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, और दैट्स व्हाई वी कैन कॉल देम अल्फा अमीनो एसिड। तो एक तरफ लगा होगा अमीनो ग्रुप एंड दूसरी तरफ लगा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो all proteins are the polymer of alpha amino acids. Based on the nature of R group, there are so many amino groups, amino acids, but जो proteins हैं वो केवल 20 टाइप की अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव पोजीशन, अमीनो ग्रुप with respect to carboxylic group, amino group can be classified as alpha, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्टिवली अमीनो ग्रुप जिस कार्बन पोजीशन पर लगा हुआ है
उसको अल्फा बीटा गामा इस तरीके से नंबरिंग दी जाती है। तो जैसा कि ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये वाला, और ये है अमीनो ग्रुप। ठीक है, ये दोनों एक ही कार्बन से लगे हुए हैं, इसको हम बोल रहे हैं अल्फा अमीनो ग्रुप। ठीक है, और जब ये अल्फा अमीनो एसिड जो है, इसका ये हाइड्रोजन यहां से हटके, इसका ये हाइड्रोजन यहां से हटके अपने अमीनो ग्रुप के पास चला जाए, यहां से हटके अपने अमीनो ग्रुप के पास चला जाए, तो यहां पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहां आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। दैट टाइम वी कैन कॉल इट ज्विटर आयन, हम इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम ये किसी भी अमीनो ग्रुप को डालते हैं तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन आयन है वो अमीनो ग्रुप के पास चला जाता है और इस तरीके से वो एक डाइपोलर मॉलिक्यूल बना लेता है जिसे बोलते हैं ज्विटर आयन, विच इज न्यूट्रल एंड कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये न्यूट्रल होता है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों ही दिखा रहा होता है। एंड दैट्स वाई ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मीन्स वो एसिड और बेस दोनों के साथ सेम तरीके से बिहेव करेगा क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाता है। दिस इज न्यूट्रल एंड कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इन ज्विटर आयन फॉर्म अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि ये न्यूट्रल बिहेवियर इस टाइम शो करने लगता है। ठीक है, so now classification of amino acids. Amino acid according to their number of amino and carboxylic group, इनको कैटेगराइज किया जाता है कि कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और कितने अमीनो ग्रुप हैं। तो अगर बराबर है अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट टाइम वी कैन कॉल इट न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा है, दैट टाइम उसका बेसिक बिहेवियर होगा, तो हम उनसे बेसिक अमीनो एसिड्स बोल देते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो उसका कैसा बिहेवियर होगा, एसिडिक बिहेवियर होगा, दैट टाइम वी कैन कॉल इट एसिडिक अमीनो एसिड्स। होप दिस इज क्लियर। यस, नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड। माइक्रोमोलिक्यूल में नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं हमारे? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल में बी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। आरएनए के कोर्स में अभी मैंने बोला राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो शुगर है वो राइबोज शुगर है। ठीक है, और यहां पर हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी डीएनए के केस में। और ये किससे अटैच होती है? अटैच टू अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजन बेस। अब बेसिस कितने होते हैं? डीएनए में बेस होते हैं 4। फर्स्ट इज योर एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थायामीन। 4 बेसिस हैं इन द फॉर दिस डीएनए: एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थायामीन। वाइल इन दिस कैटेगरी आरएनए की केस में क्या होता है? थायमीन की जगह यूरासिल आ जाता है, थायमीन की जगह यूरासिल आ जाता है, बाकी 3 सेम रहते हैं। ठीक है, सो डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स ही एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में लगे रहते हैं, जो कि हम मैक्रोमोलिक्यूल जब डिस्कस करेंगे तब और डिटेल में जाएंगे। यस, सो दीज आर द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। एडेनिन एंड गुआनिन, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है प्यूरिन, एंड साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है पायरिमिडीन। अब प्यूरिन छोटा नाम है, तो जब छोटा नाम है तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। देखिए एडेनिन में एडेनिन एंड गुआनिन, पायरिमिडीन बड़ा नाम है और इसका इन तीनों में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। आपको यहां पर इतना ही याद करना है। ठीक है, और ये हेट्रोमर होते हैं, मोनोमर। हेट्रोमर क्यों है? हेट्रोमर आई मीन टू से कि यहाँ पर केवल कार्बन नहीं है इस रिंग में, यहाँ नाइट्रोजन भी है।
ठीक है, इसलिए इसे हेट्रोमर भी कह देते हैं कभी कभी। ये आपको मेन याद रखना है कि जो प्यूरिन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, प्यूरिन नाम छोटा है, पायरिमिडिन नाम बड़ा है, और वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। यस, नाउ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था कि एक डीऑक्सीराइबोज शुगर एक तरफ बेस से जुड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ फास्फोरस ग्रुप से जुड़ी हुई होती है। ये देखिए आपकी पेंटोज शुगर है, यहाँ ये रिंग स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है। फर्स्ट कार्बन ये है, यहाँ कार्बन है लिखा हुआ नहीं होता, आपको ये समझने होते हैं जितने भी कॉर्नर हैं दीज आर द कार्बन्स। सो फर्स्ट कार्बन देखिए 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5th कार्बन, यहाँ तो मेंशन्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन से लगा हुआ होता है बेस, यानी या तो एडेनिन या साइटोसिन या ग्वानिन व्हाटएवर, एंड 5th कार्बन से लगा हुआ होता है फॉस्फोरिक एसिड या उसका फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरस। दिस इज टोटल, कलेक्टिवली ये तीनों चीजें जब साथ आएंगी तो कलेक्टिवली इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब इस न्यूक्लियोटाइड से ये फॉस्फोरस ग्रुप को साइड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, दैट टाइम ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। साइड कर दिया उसने किसको? फॉस्फोरस को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इस तरीके से ट्रिकी वे से इसको याद करना है कि न्यूक्लियोसाइड में केवल बेस एंड शुगर है ना, क्योंकि इसने साइड कर दिया फॉस्फोरस ग्रुप को, फॉस्फेरिक ग्रुप को, और न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड यहां पढ़ लेते हैं एक बार। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड में शुगर है और बेस है और फॉस्फोरस ग्रुप है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड से ही फॉस्फोरस आया है, तो फॉस्फोरिक एसिड से आया है इसलिए इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा उसके साथ एसिड लगेगा। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ठीक है, यूराडाइलिक एसिड। तो नेमिंग से आपको क्लियर हो जाना है, जब एसिड साथ में लग रहा है तो वो न्यूक्लियोटाइड की ही बात हो रही है, और जब एसिड साथ में नहीं लग रहा है, जब केवल एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, इस तरीके से साइटिडिन हो रहा है, तो दीज आर न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। चलिए, सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो सेल्यूलर लोकेशन एंड फंक्शन। न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, और वहां पर वो बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है इन मेटाबॉलिज्म, और ये प्रोवाइड करता है एनर्जी भी। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एडिनोसिन यानी एडेनिन, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब इसके साथ 3 फॉस्फोरस अटैच हो तब हम इसे बोलेंगे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, लाइक दिस। और ये बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस इसके होते हैं, और वहां पर थ्रू आउट सेल मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सेल सिग्नलिंग, डिफरेंट काइंड की सेल सिग्नलिंग में भी इनका रोल होता है। साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, इन सब फॉर्म में यूज अप होते हैं ये इनसाइड द सेल। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट as a cofactor of enzymatic reactions like coenzyme A, coenzyme adenosine, NADP। ठीक है, इस फॉर्म में ये यूज होते हैं। आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आएंगे? जितने भी मोनोमर्स यूनिट हमने पढ़ी अभी तक, जैसे मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, तो उसका मोनोमर, उसका जो बड़ा वाला पार्ट है पॉलीसेकेराइड मैक्रोमोलिक्यूल है, वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिला था? दोबारा से एक बार रिकॉल करिए कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ऊपर की तरफ, है ना, जो पार्ट था दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल। इट हैज 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। लिपिड क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन ये नीचे नहीं गया था, ये ऊपर ही रहा था।
ठीक है, तो लिपिड तो हमने पढ़ लिया वहां पे, ठीक है। सो दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 1000 डाल्टन, 10,000 एंड एबव, ठीक है। 1000 से ऊपर वाले सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स थे। लिपिड स्मॉल मॉलिक्यूल है क्योंकि ये पूरा का पूरा टूटा नहीं था, बीच बीच में से ये मेम्ब्रेन्स टूटी थी, तो वो जो भी लिपिड है तो उसने फिर से ड्रॉपलेट्स फॉर्म में थे और वो पोर्स क्लियर्स नहीं कर पाए थे, इसलिए ये ऊपर ही रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ये हमने रिवाइज भी कर लिया। लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज्ड इन अ स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। Okay, yes. So this slide shows the basic or average composition of different nutrients or molecules inside a cell. Like water जो है ये हमने अभी डिस्कस किया था 70 to 90% होता है, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% and ions, different kind of ions 1% of total cellular mass. So पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या है? दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर और लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड। दे कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड और इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स फिर क्या होंगे? मोनोसेकेराइड्स होंगे। जैसे कि पॉलीसेकेराइड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलोज को क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च इज अनदर वन, बट इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में जो एनर्जी है, जो फूड की फॉर्म में स्टार्च की फॉर्म, स्टार्च जो है फूड की फॉर्म में, जैसे कि टोमेटो, जैसे पोटैटो में स्टार्च है ना, और जितने भी अरबी है उसमें स्टार्च है, डिफरेंट चीजें हैं जिसमें स्टार्च हैं, वो कलेक्ट करके रखते हैं फूड, एज अ फूड उसको कलेक्ट करके रखते हैं। एनिमल में क्या होता है एज अ फूड? एनिमल में जो फूड होता है वो रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो यहाँ पर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो जैसे मोनोसेकेराइड्स कुछ कुछ स्वीट इन टेस्ट है, लेकिन पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। इनको नॉन शुगर कहते हैं, जबकि मोनोसेकेराइड को हम शुगर कह सकते हैं, है ना। सो दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, दे आर एमोर्फस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। In polysaccharide, the individual monosaccharide are linked by glycosidic bond. दो मोनोसेकेराइड की यूनिट जब मिलती हैं और जब उसमें हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस के बाद जब वाटर निकल जाता है तो जो बॉन्ड वहां बनती है दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपको ये याद रखना है कि पॉलीसेकेराइड्स के अंदर कौन सी बॉन्ड होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड कैसे बनती है? डिहाइड्रेशन से बनती है, ठीक है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेसेंट monosaccharides. In polysaccharide chain, the right end is always called reducing end, ठीक है, and the left side को या left end को हमेशा कहा जाता है non reducing end। ये देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आखिर बनी कैसे। ये देखिए, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जोरो जो है वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज कितने कार्बन है? ये होता है 6 कार्बन एटम, ये भी 6 कार्बन है, ग्लूकोज है। तो एक बार काउंट कर लेते हैं 6 कार्बन है ना या नहीं। 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 6। यस, 6 कार्बन है। ये जो लास्ट वाला होता है वो हमेशा रिंग में आता नहीं है, वो हमेशा ऊपर की तरफ झंडा लेके खड़ा रहता है, ये हमें समझना है। तो ये कभी भी रिंग में नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज दिस, यहाँ पर भी 6 कार्बन है। तो जब इन दोनों का कंडेंसेशन हुआ, तो कंडेंसेशन जब होगा उसके बाद ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये पास पास आएंगे, ठीक है। और यहां से देखिए, यहां से इससे जो फोर्थ वन वाला है उसका OH निकलेगा और फर्स्ट वाले का H निकलेगा, तो H2O यहां पर इन्होंने निकाला होगा H2O, यहां से H2O, फर्स्ट कार्बन का OH एंड सेकंड कार्बन का H, या आप उल्टा भी कह सकते हैं, उनमें से निकल के H2O निकल गया। तो जब ये दोनों निकल गए तो इन दोनों कार्बन के बीच में केवल O बच गया, है ना, ये तो निकल गए, तो यहां पर O आ जाएगा। ये देखिए, C1 एंड C4 के बीच में ये जो O आ गया, सो दिस इज कॉल्ड एट 1, दिस वन इज फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन देखिए, एंड दिस वन इज फोर्थ कार्बन,
ठीक है, क्योंकि ये इस रिंग का फर्स्ट कार्बन था और ये इस रिंग का फोर्थ कार्बन था। जो फर्स्ट है नोमेनक्लेचर में वो उसका नाम पहले आएगा। सो फर्स्ट -4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये COC, ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो दो मोनोमर यूनिट ऑफ व्हाट, मोनोसेकेराइड का जब कंडेंसेशन हुआ और उससे जब वाटर निकल गया तो जो C1 और C4 के बीच में जो बॉन्डिंग हुई दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज नोन एज 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन द केस ऑफ माल्टोज। क्योंकि माल्टोज का हम अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके थे कि जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो दो मोनोमर यूनिट बनती है, बोथ आर ग्लूकोज ओनली। ठीक है, तो दो उल्टा अगर हम करेंगे तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से जो डाइसेकेराइड बनेगा दैट इज माल्टोज। ठीक है, तो दिस इज योर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। यस, सो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पेपर जो हम यूज करते हैं, कॉटन जो हम यूज करते हैं, वो सारा का सारा जो फाइबर है दैट इज सेल्यूलोजिक, सेलुलोज होता है सारा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलीसेकेराइड है नेचर में जो मिलते हैं। दोज आर एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक अमीनो शुगर, केमिकली मॉडिफाइड शुगर लाइक ग्लूकोसामीन, N-acetyl glucosamine. These are also example of polysaccharides. Some exoskeleton of ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, आपके कॉकरोच वगैरह, उनका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, काइटिन जिसे हम बोलते हैं वो एक्सोपॉलीसेकेराइड होता है और वो भी पॉलीसेकेराइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एंड दीज आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीसेकेराइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? दीज आर द पॉलीपेप्टाइड एंड द व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अभी हमने लास्ट स्लाइड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिस्कस किया था अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इसकी बेसिक यूनिट होगी और ये किससे जुड़ के मिलकर बनेगी प्रोटीन? दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड्स मिलेंगे वाया पेप्टाइड बॉन्ड तो हमारी प्रोटीन बनेगी, है ना। तो देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स जो हमने पढ़े थे लाइक एलिनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान, बहुत सारी हैं 20, वो आपको पूरी लिस्ट है वो याद करनी है। सो प्रोटीन क्या है? इट इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। वाई? क्योंकि प्रोटीन की रिंग में केवल कार्बन एटम नहीं है, वहां नाइट्रोजन भी है। ठीक है, तो वहां अदर मॉलिक्यूल्स भी हैं कार्बन के अलावा, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट हेट्रोपॉलीमर। सर्टेन अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। कुछ हमारी हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल है तो उनको हमें डाइट से लेना पड़ता है। तो जिन जिन अमीनो एसिड्स को हमें डाइट से लेना पड़ता है दोज वी कैन कॉल इट एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो हमें डाइटरी प्रोटीन लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, और जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है उन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। ठीक है, और कुछ होते हैं सेमी एसेंशियल भी जो थोड़ा बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी बनाती है और हमें कुछ बाहर से लेना पड़ता है, वो सेमी एसेंशियल में आते हैं। ठीक है, सो certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. Hence, dietary protein are the source of essential amino acid. Therefore, amino acid can be essential or non-essential. जो मैंने just आपको बताया, तो non-essential amino acid are those which our body can make, है ना? While we get essential amino acid only through our diet or food. Yes. सो देखिए अब यहाँ पर हम पेप्टाइड बॉन्ड भी देख लेते हैं कैसे बन रहा है। ये एक अमीनो एसिड है, ये सेकंड अमीनो एसिड है। देखिए एक कार्बन एटम से एक तरफ से अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो है अमीनो एसिड ये चारों तरफ अलग अलग ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। तो ये अमीनो ग्रुप, दूसरा अमीनो ग्रुप, जब ये दोनों क्लब करेंगे और ये H2O निकल जाएगा हाइड्रोलिसिस से, तो क्या होगा? ये CO ये वाला और ये CnNH ये रहा, और इन दोनों ये कार्बन और दिस नाइट्रोजन के बीच में ये जो बॉन्डिंग हो जाएगी जो यहां पर हो रही है, दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। समझ गए आप? फिर से एक बार क्लियर करती हूं। 2 अमीनो एसिड्स, फर्स्ट अमीनो एसिड इज दिस वन, अनदर वन इज दिस वन। दिस कार्बन एटम, एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सिमिलरली यहां पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक कार्बन का OH, अनदर कार्बन का H, ये दोनों क्लब करके जब H2O सेपरेट आउट होगा तो क्या होगा?
इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये दोनों अमीनो एसिड मिलकर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे. सो दिस इज हाउ पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसाइज्ड. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. यस. सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन है और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. जैसे कि अगर हम एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कॉमन मोस्टली अबंडेंट प्रोटीन है दैट इज कोलेजन. कोलेजन ज्यादातर इंट्रासेलुलर सब्सटेंस में होता है और सबसे ज्यादा पाया जाता है. लेकिन अगर हम ये कहें कि पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन सा प्रोटीन है तो वो है रिबुलोज बाइफॉस्फेट. क्योंकि प्लांट्स ज्यादा हैं तो रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज रुबिस्को इसका नाम होता है. इसका फुल फॉर्म है रुबिस्को बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रुबिस्को. इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. और अगर एनिमल वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट होता है. सो देयर इज अ लिस्ट एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है उसमें सारे के सारे प्रोटीन और उसके फंक्शन बताए हुए हैं. लाइक कोलेजन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. ट्रिप्सिन आपको पता है एंजाइम का काम करता है एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन. इंसुलिन अगेन इट इज अ हार्मोन. ठीक है, ये भी प्रोटीन होता है. डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं. सो इट फाइट्स विद इन्फेक्शंस जो होते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में लगे हुए होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं जो हमें बताएंगे सेंस करके कि स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है. ठीक है, डिफरेंट काइंड के हार्मोन्स होते हैं उनमें भी रिसेप्टर्स होते हैं. एंड GLUT4 ये इनेबल ये एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, वो भी एक काइंड ऑफ प्रोटीन ही होता है. आई होप these points are clear to you all. Yes. So now come to the structure of protein. तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 तरीके का होगा. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड्स हैं लाइक जो हमने अभी डिस्कस किए थे वो अगर एक लाइन में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लगे हुए हैं, अलग अलग अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगा. सिंपल एक चैन की तरह जो लगा हुआ होगा. सो primary structure of protein refers to the sequence of amino acid in a polypeptide chain. ठीक है, the primary structure held together by phosphate peptide bond. ठीक है, during protein synthesis. Peptide bond synthesis कैसे हुआ था ये हमने अभी डिस्कस किया था. ठीक है, so the first amino acid is called N-terminal amino acid and the last always called C-terminal. क्योंकि फर्स्ट अमीनो एसिड का आपको पता है एक कार्बन में एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा हुआ था एंड दूसरी तरफ क्या लगा हुआ था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो जो लास्ट वाला है उधर COOH किसी से रिएक्शन नहीं करेगा एंड फर्स्ट वाले का अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा. तो फर्स्ट अमीनो एसिड को हमेशा बोलेंगे N-terminal अमीनो एसिड एंड लास्ट वाले को C-terminal अमीनो एसिड कहा जाता है. नाउ सो एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन है दैट इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इट इज हाईली रेगुलर लोकल सबस्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअल पॉलीपेप्टाइड बैकबोन. तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये 2 तरीके की स्ट्रक्चर बनाती है. एक तो होती है कि ये इस तरीके से कॉइलिंग कर ले राइट हैंडेडली, जैसे कि किसी के कर्ली हेयर्स होते हैं ना उस तरीके से कि जब ये कॉइलिंग करती है तो उस टाइम हम इसको बोलते हैं टर्म अल्फा हेलिक्स, जो कि राइट हैंडेडली इस तरीके से लाइक समथिंग लाइक दिस अगर इस तरीके से कॉइलिंग कर रही है तो दैट टाइम वी कैन कॉल इट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और अगर ये कुछ प्लेट्स की तरह, जैसे कि हम कपड़ों को प्लेट क्या करते हैं तय करके रखते हैं ना एक सिस्टमेटिक तरीके से, या फिर हम तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं बीटा स्टैंड और बीटा शीट. और ये जो बीटा शीट होती है ये ज्यादातर क्योंकि इसको तय करके रख रहे हैं तो ये होती है केराटिन प्रोटीन में. ठीक है, या फाइब्रियोन प्रोटीन में. क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस किस जगह पर आएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वहां पर देखने को मिलेगा जहां पर स्ट्रक्चर किसी तरीके का फॉर्म हो रहा होगा. जहां किसी चीज का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा वहां पर हमें प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. ठीक है, तो जो हमारे नेल्स की प्रोटीन है, हमारे हेयर्स की प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन, वहां पर हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. ठीक है, ऐसे ही अगर हम सिल्क फाइबर की बात करें तो फाइब्रियोन प्रोटीन होती है, वहां पर भी हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि बीटा शीट होती है. ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड
splitted sheet are folded into a compact globular structure. These folding is driven by non-specific hydrophobic interactions. Non-specific hydrophobic interactions से ये बनते हैं. ठीक है, अभी मैं कमिंग स्लाइड्स में आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी और भी चीजें आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगी. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में के दो टाइप हुए जहां स्ट्रक्चर चाहिए. फर्स्ट इज योर अल्फा हेलिक्स, अनदर वन अगर इस तरीके की आपकी कोई बीटा शीट है तो बीटा स्ट्रैंड जहां स्ट्रक्चर चाहिए. और इसके एग्जाम्पल क्या है? हमारे केराटिन प्रोटीन हमारा एग्जाम्पल है एंड फाइब्रियोन प्रोटीन हमारा एग्जाम्पल है. ठीक है. थर्ड टाइप इज योर टर्शियरी स्ट्रक्चर. जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा किसी प्रोटीन का, ठीक है, तो ये अपने आप में इस तरीके से जो ये गोल 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 ये ऐसे कर रहा था, ये जब फिर गोल 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 होके अगर ये कुछ कहाँ बताऊं मैं, चलिए यहाँ बता देती हूँ. ये गोल गोल होके कुछ इस तरीके से ऊन के गोले जैसा अगर बना ले, अपने आप में और ज्यादा कॉइलिंग कर ले, दैट टाइम वी कैन कॉल इट टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है. तो जब ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा तो कहीं पॉकेट्स बनेंगे, कहीं ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, कहीं कम कॉम्पैक्ट होगा. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इस तरीके का मॉलिक्यूल बना देगा जो मॉलिक्यूल बायोलॉजिकली एक्टिव होगा. ठीक है. और बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स कौन से होते हैं? बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो किसी फंक्शनल फॉर्म में काम आएंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्म में काम नहीं आएंगे. जैसे कि आपके हार्मोन हो गए, आपके एंजाइम्स हो गए, है ना, मायोग्लोबिन हो गई. इनका काम होता है ना, ये एंजाइम कितने तरीके की रिएक्शंस में यूज्ड अप होते हैं, तो वहां पर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं. और टर्शियरी स्ट्रक्चर में डिफरेंट काइंड के बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है. लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा यहाँ पर वंडरवाल फोर्स भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा. ये सारे के सारे इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वंडरवाल, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे के सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं. हाँ, यहाँ देखिए ये वही जो मैं आपको डायग्राम बता रही थी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखिए राइट हैंडेडली ये इस तरीके से मुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है. और जब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ज्यादा मुड़ के ऐसे एक ऊन के गोले जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, लाइक देखिए यहाँ मुड़ रहा है ना ये, तो दैट टाइम वी कैन कॉल इट टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है. टर्शियरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स एक बार फिर से देख लेते हैं. एंजाइम्स आपके एग्जाम्पल हैं, एंजाइम्स. हार्मोन्स आपके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. और मायोग्लोबिन आपका एग्जाम्पल है. चलिए ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स क्या हैं? केराटिन प्रोटीन एंड योर फाइब्रियोन, जो कि सिल्क में पाया जाता है, फाइब्रियोन प्रोटीन. नाउ कम टू द लास्ट स्ट्रक्चर, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर था, वो जो ऊन के गोले जैसा था, वो अगर 4 ऊन के गोले आपस में एक दूसरे के साथ क्लब करके एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट टाइम वी कैन कॉल इट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. और ये जो है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसमें 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स एग्रीगेट करती हैं. ठीक है. तो ये मल्टीमर होते हैं. दिस पॉलीपेप्टाइड चेन ऑपरेट एज अ सिंगल फंक्शनल यूनिट. पर ये 4 यूनिट हैं, मल्टीमर है, लेकिन ये एक सिंगल फंक्शनल यूनिट का काम करते हैं. एंड इन योर एनसीईआरटी उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में. ठीक है. तो वही, और यहाँ पर भी सेम नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में थे, क्योंकि टर्शियरी स्ट्रक्चर ही मिलके तो क्वाटरनरी बना रहा है, तो टर्शियरी वाले जितने भी बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे. वंडरवाल होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, है ना, वो सारे बॉन्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे. यस. सो देखिए इस स्लाइड में हम चारों स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं. ये देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, जिसमें डिफरेंट काइंड, अलग अलग कलर से हैं, इसका मतलब है डिफरेंट काइंड के अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं. और एक टर्मिनल पर क्या है? अमीनो एसिड है, और दूसरे पर, फर्स्ट को बोलते हैं अमीनो टर्मिनल, लास्ट वाले को कार्बोक्सिलिक टर्मिनल. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया. सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिए, ये अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स फॉर्म में है, और अगर प्लेटेड यानी प्लेट्स की फॉर्म में है तो बीटा प्लेटेड. इसका भी एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया था. थर्ड, ये उनकी गोले जैसा स्ट्रक्चर हो जाए, यानी कि ये जो दोनों फॉर्म है, देखिए बीटा प्लेट और अल्फा हेलिक्स, ये दोबारा से आपस में बॉन्डिंग करके डिफरेंट काइंड की एक ऊन के गोले जैसा स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं, दैट टाइम वी कैन कॉल इट
टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जब डिफरेंट काइंड के 4 डिफरेंट काइंड की सब टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में क्लब कर रही हैं, दैट टाइम वी कैन कॉल इट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आई होप चारों स्ट्रक्चर्स आपको अब तो क्लियर हो ही गए होंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का हम एक हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है वो एक बार फिर से देख लेते हैं, जिसमें कि 2 बीटा चेन होती हैं एंड 2 अलग अलग यूनिट्स है ना, 2 अल्फा चेन होती हैं, और इनके सेंटर में ये आयरन लगा हुआ होता है हीमोग्लोबिन के बीच में, क्योंकि इसका क्या काम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब तो आप नहीं भूलेंगे, अभी आपको एकदम आई होप क्लियर हो गया है। यस, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल इज न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड क्या है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या थी, जो हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स में पढ़ी थी, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड्स किस किस से मिलकर बने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज योर पेंटोज शुगर, another one is your nitrogen base and the last one is your phosphate group। और अगर इससे हम phosphate group निकाल देंगे तो ये क्या बच गया, ये दोनों जो चीज बच गई ये है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये डिस्कस किया था ना हमने उस टाइम पर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। सो प्यूरिन आर मेड अप ऑफ, प्यूरिन बेस आर कंप्राइजेस मेनली एडेनिन एंड ग्वानिन, ये तो आपको पता है, हम अभी रिवाइज ही कर रहे हैं। पायरिमिडीन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, राइट। न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस एंड शुगर दोनों है, तो हम इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, राइट। सो न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस शुगर इन द केस ऑफ डीएनए, व्हाइल राइबोस शुगर इन द केस ऑफ आरएनए। शुगर दोनों में अलग अलग है, और ये नाम अपने आप को बताता है कि किस तरीके के न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर प्रेजेंट है। सो दिस इज द जनरल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, और जिसमें आप देखेंगे कि ये देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं कि ये है शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर होती है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है, और ये पेंटोज शुगर फॉस्फोरस दूसरे वाले शुगर मॉलिक्यूल से डीऑक्सीराइबोस शुगर की फॉस्फोरस से जुड़कर बनी होती है, तो ये पूरा का पूरा बनाते हैं फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्योंकि ये शुगर है और ये फॉस्फोरस है, तो इसे बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये भी है और ये भी है। और आप देखेंगे कि डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो एंटी पैरेलल होती है, यानी एक का 5 प्राइम अगर इस तरफ होगा तो दूसरी चेन का 5 प्राइम इस तरफ होगा, ये एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। तो दिस इज शुगर, दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज अगेन शुगर, तो इन दोनों शुगर के को जोड़ने वाला जो फॉस्फोरस ग्रुप है ये मिलकर बना रहा है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये जो आपके बेसिस हैं लाइक थायमिन एंड एडेनिन, इन दिस केस एडेनिन एंड थायमिन, हियर ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलकर जुड़े हुए होते हैं। साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद ग्वानिन विद 3 hydrogen bond, while in the case of thymine and adenine these are joined together with the help of 2 hydrogen bond। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इन द केस ऑफ थायमिन एंड एडेनिन के केस में, जब वो दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे, और ये दोनों ही आपस में बॉन्डिंग करते हैं इन द केस ऑफ डीएनए। वाइल जब ग्वानिन एंड साइटोसिन की बॉन्डिंग होगी तो वो होगी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, जिसमें बीच बीच में देखिए ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर यहां पर बता दिया था, और यहां पर देखिए अंदर की तरफ तो देखिए बेस है, डिफरेंट काइंड ऑफ बेस जो कि यहां पर दिख रहे थे, एडेनिन थायमिन, ये सब जो अंदर की तरफ दिख रहे हैं वो यहाँ कलर्ड, यहाँ येलो एंड ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज, इन तरीके से दिख रहे हैं, दीज आर द बेसिस, और ये चल रहा है हमारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, ओके।
सो ये जो मॉडल था, ये मॉडल सबसे पहले दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक ने, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। सो दिस मॉडल जो डबल हेलिक्स का है, डीएनए डबल हेलिक्स का, वो ये बताता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए के केस में, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है। एंड बैकबोन जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। नाइट्रोजन बेसेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, परपेंडिकुलर थे बैकबोन के, है ना। एडेनिन एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर अप, एंड ये एडेनिन एंड ग्वानिन ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरी पेयर अप विद द थाइमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन ग्वानिन तो प्यूरिन है और ये दोनों पायरिमिडिन है, तो एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन से एंड ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन से। एडेनिन पेयर करेगा विद द 2 डबल बॉन्ड, है ना, एंड ग्वानिन विद 3 ट्रिपल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी, या। चलिए एक बार और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए का। तो यहाँ पर देखिए वही जो मैं अभी आपको बता रही थी कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, while 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, अब ये जो मुड़ रहा है, ये पूरा एक जो चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे करके ये और ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये जैसे कभी कभी एक पिलर के चारों तरफ जो सीढ़ियां बनती हैं जब हमारे पास जगह की कमी होती है, खासतौर से बड़े शहरों में, तो उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है। तो ये जो पूरा एक घुमावदार यहां से लेकर पूरा नेक्स्ट घूम रहा होता है, इस पूरे के बीच का जो पूरा एक रन है वो होता है 36 एंगस्ट्रॉम का, और इस पूरे के बीच में 10 पेयर ऑफ बेसेस आते हैं। देखिए हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, और यहां पर भी 5 होंगे, 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 पेयर और 20 बेसेस। अगर इंडिविजुअली हम काउंट करेंगे तो 20 बेसेस या फिर 10 पेयर। तो यहां पर लिखा हुआ है 10 बेस पेयर्स एंड 1 फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स। तो इसके 10 स्टेप, 10 सीढ़ियां, एक पूरा चक्कर चढ़ने के लिए हमें 10 सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिर दो के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? इन दो के पूरी ये जो पिच है, ये पूरी पिच का जो पूरी पिच होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम की, और जबकि दो के बीच का जो डिस्टेंस होता है पर बेस पेयर राइज होता है, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। जब पूरे एक पिच में आ रहे हैं 10 दो के बीच में, और उसका साइज है 34 एंगस्ट्रॉम, तो दो बेस पेयर के बीच का जो राइज है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंड दिस टाइप ऑफ डीएनए जिसमें मेजर एंड माइनर ग्रुप पाए जाते हैं, राइट हैंडेड होता है, इसे हम बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ डीएनए इज नोन एज बीडीएनए। ओके, इस स्लाइड पर देखते हैं एक बार फिर से डीएनए का स्ट्रक्चर आया है। सो एज शोन इन दिस पर्टिकुलर फिगर, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ईच स्ट्रैंड अपीयर लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस। जो सीढ़ियां होती हैं, हेलिकल स्टेयरकेस, किसी पिलर के साथ जो सीढ़ियां इस तरीके से बनी होती हैं बड़े शहरों में, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है। एट ईच स्टेप ऑफ असेंड द स्ट्रैंड टर्न 36 डिग्री, 36 डिग्री पर ये मुड़ता है। ठीक है, और ये फुल टर्न ऑफ हेलिकल वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर, यानी ये यहां से टर्न लेना शुरू करेगा इस जगह से, और ये पूरा टर्न लेके दोबारा से, ये देखिए यहां टर्न लिया, यहां तक टर्न लेकर गया, तो इसके बीच का जो टर्न है इनमें 10 बेस पेयर्स आते हैं। एक बार हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सो यहां पर 10 बेस पेयर्स आ रहे हैं, या फिर 20 बेसेस आ रहे हैं। अगर हम अपोजिट वालों को अलग अलग काउंट करेंगे तो 20 बेसेस आ रहे हैं और 10 बेस पेयर्स आ रहे हैं। और ये एक फुल टर्न लेने के लिए जो ये पिच है, वो पिच साइज है 36 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इस पूरी एक पिच में 10 बेसेस आ रहे हैं, तो 10 बेसेस आ रहे हैं, और दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, और अपने मिड पॉइंट से यहां तक की जो विड्थ है, जब वो टर्न ले रहा है स्ट्रैंड, उसको हम कहते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, एंड दिस फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज बी डीएनए। इस फॉर्म को बी डीएनए कहते हैं। डीएनए के और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो जब हम जेनेटिक मटेरियल डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम पर हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ के लिए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के लिए इतनी इंफॉर्मेशन ही बहुत है। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोमोलिक्यूल चैप्टर, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स डिस्कस किए हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, हम उसको फर्दर वहां पर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।